ये माइक वगैरह बंद कर लीजिए। ये बताइए स्क्रीन शेयर हो रहा है? एक मिनट, माइक बंद कर लीजिए। चलिए देखिए, ब्लैंक वर्ड्स। देखिए वर्ड्स तीन प्रकार का होता है। कौन कौन ब्लैंक वर्ड्स होता है? और एक आपका फार्मर वर्ड्स वर्ड्स होता है, एक होता है आपका फ्री वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? ब्लैंक वर्ड्स की कैसे पहचान? तो ब्लैंक वर्ड्स में होता क्या है, इसमें ब्लैंक वर्ड्स के अंदर मीटर होगा, मीटर होगा, राइम होगा। लेकिन राइम, मीटर और राइम में होगा क्या? तो मीटर तो होगा लेकिन अनराइम होगा, राइम नहीं होगा। ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है, मीटर होगा, मीटर फॉलो किया जाएगा बट अनराइम, अनराइम। और दूसरा आपका जो है फ्री वर्ड होता है, फ्री वर्ड में नो राइम, नो राइम नो मीटर, नो राइम नो मीटर, ध्यान रखिएगा। और जो फॉर्मल वर्ड होता है, इसमें मीटर और राइम दोनों होता है, मीटर प्लस राइम होता है, दोनों होता है। इस तरह से वर्ड्स होते हैं। आज हम लोग को ब्लैंक वर्ड्स पढ़ा जाएगा। देखिए क्या है ब्लैंक वर्ड्स। Blank words consist of lines of iambic pentameter। यह iambic pentameter की लाइन होती है। अब iambic pentameter में होता क्या? 5 स्टेज iambic वर्ड्स होता है, 5 iambic स्टेज विच आर अनराइम, लेकिन राइम नहीं रहेगा, अनराइम्ड होता है। मीटर तो रहेगा iambic pentameter बट अनराइम्ड। Hence, the term blank of all English metrical form is closest in the natural rhyme of English speech। क्योंकि ये क्या इंग्लिश स्पीच का जो नेचुरल राइम्स होता है उसका क्लोजेस्ट फॉर्म होता है यार। इंग्लिश स्पीच का जो नेचुरल राइम होता है, जो अनराइम होता है, उसका क्लोजेस्ट फॉर्म होता है। मतलब इट फ्लेक्सिबल एंड एडाप्टिव टू डाइवर्स लेवल ऑफ डिस्कोर्स। इट ये क्या फ्लेक्सिबल है एंड एडाप्टिव डाइवर्स लेवल ऑफ डिस्कोर्स। या डिस्कोर्स का प्रवचन का एक डाइवर्स लेवल है और का फ्लेक्सिबल है। एज अ रिजल्ट इट हैज बीन मोर फ्रिक्वेंटली, एज इसका ये रिजल्ट है कि जो मोर मोर फ्रिक्वेंटली है, ये रिजल्ट मोर फ्रिक्वेंटली एंड वेरियसली यूज्ड देन एनी अदर फॉर्म ऑफ वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन के जो अदर फॉर्म है उसकी अपेक्षा यह क्या मोर फ्रिक्वेंटली एंड variously है। Soon after blank words was introduced by Earl of Surrey। ब्लैंक वर्ड्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? अर्ल ऑफ सरे ने। इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ बुक नंबर 2 और बुक नंबर 4 में। बुक नंबर 2 और 4 जो वर्जिल की एनियड थी, जिसको अर्ल ऑफ सरे ने ट्रांसलेट किया था, उसी में इसको सबसे पहले यूज किया था। किसको? ब्लैंक वर्ड्स को किसने यूज किया था, इंट्रोड्यूस किया? अर्ल ऑफ सरे ने। ध्यान है कि जो बुक कर रही वही हम भी। Soon after blank words were introduced by Earl of Surrey, his in translation of books second and fourth of Virgil's Aeneid। जो वर्जिल की एनियड को ट्रांसलेट किए थे ना, जो वर्जिल की एनियड थी उसको ट्रांसलेट किए थे कौन? अर्ल ऑफ सरे, इंग्लिश में। और उसी में इन्होंने उसी में इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज किया था। किसने? पहले जो वर्जिल की एनियड थी वो दूसरी लैंग्वेज में थी, ग्रीक लैंग्वेज, तो चेंज किया गया। अब देखिए कब 1540 में इट बिकम अ स्टैंडर्ड मीटर फॉर एलिजाबेथन एंड, ये एलिजाबेथ स्टैंडर्ड मीटर बन गया एलिजाबेथन के लिए, मतलब एलिजाबेथन एज में। अंडर लेटर पोएटिक ड्रामा, पोएटिक, और धीरे धीरे ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग मतलब लेटर पोएटिक ड्रामा में भी यूज होने लगा और एलिजाबेथन एज में भी इसका यूज होने लगा। किसका? ब्लैंक वर्ड्स का। फ्री फ्रॉम अ ब्लैंक वर्ड्स remained a medium in such 20th century words play of those Maxwell, Anderson and T। लेकिन आपको पता है जब 20 अब ब्लैंक वर्ड तब से चलता रहा, 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी से चलता रहा। अब कब तक ब्लैंक वर्ड चला?
20 सेंचुरी, लेकिन जो मॉडर्न 20 सेंचुरी आ गए राइटर, मॉडर्निस्ट राइटर हो गए 20 सेंचुरी के, इन लोगों ने क्या किया, इसको इससे बच गए, मतलब इसको इन लोगों ने फ्री वर्ड लिखना शुरू कर दिया। देखिए दिया है, द फ्री फॉर्म ऑफ ब्लैंक वर्ड का फ्री फॉर्म रिमेन हो गया मीडियम सच 20 सेंचुरी वर्ड्स प्ले। जैसे मैक्सवेल एंडरसन, टी एस इलियट, ये लोग क्या थे, 20 सेंचुरी के राइटर है, ये लोग क्या हो गए, ये लोग फ्री वर्ड्स लिखने लगे। जॉन मिल्टन की जो जॉन मिल्टन यूज ब्लैंक वर्ड फॉर इपिक पैराडाइज लास्ट। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट में ब्लैंक वर्ड्स का अच्छा यूज किया 1660। जेम्स थॉमसन का नाम सुने होंगे। जेम्स थॉमसन की एक वर्क है इन हिज डिस्क्रिप्टिव फिलोसफिकल सीजन। सीजन इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। सीजन्स पोयम है, सीजन्स इनकी पोयम है जो 1726 से 1730 के बीच में लिखी गई है। अब सीजन्स जो पोयम है यह जो किस वर्ष में, ब्लैंक वर्ष में पूछ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं, पोयम तो बहुत ब्लैंक वर्ष में है, लेकिन जो इसमें दिया है एम एच अब्राहम में वो इम्पोर्टेंट है। जैसे इन्होंने सीजन्स जो पोयम है इसके चारों सीजन के का जिक्र किया है किसने, थॉमसन ने। पहला कौन सा विंटर सीजन का उन्होंने जिक्र किया, विंटर। फिर सेकेंड जो आपका समर सीजन, फिर इसके बाद स्प्रिंग सीजन, फिर इसके बाद ऑटम सीजन, चारों सीजन का जिक्र किया है। तो इस तरह से उन्होंने, किसने, थॉमसन ने अपने सीजन वर्क में। यह कैसा वर्क है, तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया वर्क है। किस एज से बिलोंग करते हैं, तो यह जो आपके हैं, यह जो आपका है ऑगस्टन एज से, एलेक्जेंडर पॉप एज थे। आगे देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल प्लूड। अब देखिए आगे, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्लूड है वो अभी किस में लिखा गया, ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखा गया है। ध्यान रखिए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन फॉर नरेटिव आइडियल्स ऑफ द किंग। ध्यान रखिए, जो इसमें वर्क का नाम दिया वो इम्पोर्टेंट है। अल्फ्रेड लॉर्ड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक आइडियल्स ऑफ द किंग है, इन्होंने 12 आइडियल्स लिखा है। उसी में आइडियल्स ऑफ किंग जो है 1891 में है। यह भी किसमें लिखा है, ब्लैंक वर्ड्स में। रॉबर्ट ब्राउनिंग का द रिंग एंड द बुक, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, द रिंग एंड द बुक, 1868 से 69 के बीच में लिखा गया है। यह भी क्या है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। पूछ सकता है द रिंग एंड हु रोड द वर्क या पोयम रिंग रिंग एंड द बुक, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग। एंड मेनी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, और भी बहुत ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। टी एस इलियट फॉर मच वेस्टलैंड, अगर टी एस इलियट की वेस्टलैंड की बात किया जाए तो इसमें भी ब्लैंक वर्ड्स है। हालांकि देखिए टी एस इलियट का जो वेस्टलैंड है इसमें ब्लैंक वर्ड फ्री वर्ड दोनों यूज किया गया है। तो कहीं कहीं ब्लैंक वर्ड यूज किया गया, कहीं कहीं फ्री वर्ड, दोनों माना जाता है। लेकिन उन्होंने लिया टी एस इलियट खूब, इसका मतलब ब्लैंक वर्ड भी इसमें यूज हुआ है। ठीक है, 20, हालांकि 20 सेंचुरी के राइटर ने ब्लैंक वर्ड्स को फॉलो करना बंद कर दिया था, लेकिन थोड़ा मोड़ा अभी किसी कोई कोई फॉलो कर रहा था। जैसे से जो टी एस इलियट है, इनकी कुछ लाइनें में ब्लैंक वर्ड्स है। हालांकि और जो वर्क लिखे हैं उसने ब्लैंक वर्ड्स नहीं फॉलो किए। 20 डब्ल्यू बीट्स और भी लोग राइटर जो है तो धीरे धीरे ब्लैंक वर्ड्स को समाप्त किए, फ्री वर्ड्स में लिख देते हैं। फ्री वर्ड्स लिखना थोड़ा आसान होता है ना। अ लार्ज, क्योंकि उसमें न राइम न मीटर, और भाई ब्लैंक वर्ड्स है तो इसमें जो है मीटर तो मिलाना पड़ेगा। जो फार्मल वर्ड्स होता है उसमें राइम मीटर दोनों होता है। नंबर ऑफ मेडिटेटिव लिरिक्स फ्रॉम द रोमांटिक पीरियड प्रेजेंट हैव बीन रिटन ब्लैंक वर्ड्स का। नंबर ऑफ रोमांटिक पीरियड की माने नंबर ऑफ लिरिक्स राइटर है जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है। जैसे देख लीजिए, कॉलेज का फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, कॉलेज की एक पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट जिसमें ब्लैंक वर्ड यूज किया है। भी ब्लैंक वर्ड में। टेनिसन की टीयर्स, आइडियल टीयर्स भी क्या है, ब्लैंक वर्ड्स में है। और इन विच द ब्लैंक वर्ड्स इज डिवाइडेड टू 5 लाइन्स कहा जाता है, जिसमें एक टीयर्स, आइडियल टीयर्स जो टेनिसन की वर्क है जिसमें जो है ब्लैंक वर्ड्स 5 लाइन स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। अगला वोलैक स्टीवेंस का जो संडे मॉर्निंग, वोलैस स्टीवेंस का एक वर्क है संडे मॉर्निंग। यह भी क्या है, यह भी
ब्लैंक वर्ड में है। इस बुक में होने के कार्य में, जब राम में होने के कार्य इम्पोर्टेंट है। संडे मॉर्निंग किसका वर्क है? लैस स्टीवेंस का। ध्यान रखिए, इसमें भी आपका ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया गया है। तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा। डिवीजन इन ब्लैंक वर्ड्स पोयम्स, कह रहा है कि ब्लैंक वर्ड्स पोयम में कुछ डिवीजन भी है। यूज द सेट ऑफ सस्टेन पैसेज, जो उसके सस्टेन पैसेज में होता है। सस्टेन पैसेज मतलब ये कह सकते हैं जो निरंतर पैसेज हो रहे हैं उसमें कुछ यूज होते हैं। आर का जिसे वर्ड्स पैराग्राफ बोलते हैं। ध्यान रखिए, वर्ड्स पैराग्राफ क्या होता है? वर्ड्स पैराग्राफ मतलब वर्ड्स पैराग्राफ वह पैराग्राफ होता है जो पोयम है लेकिन पैराग्राफ पैराग्राफ के फॉर्म में लिखी गई। मतलब ऐसी पोयम की लाइन जो बड़ी बड़ी लाइन हो, जैसे मतलब जिसमें जिसका स्टेंजा न केवल अ, चार चार लाइन का हो, न केवल 5-6 लाइन का हो, जिसका स्टेंजा लगभग कितने लाइन का हो? कम से कम 10 लाइन 20 लाइन लंबी लंबी हो। जैसे टिंटन अबे आप देख, टिंटन अबे पढ़ते तो उसका स्टेंजा जो है बड़ा बड़ा है, तो वो उसे क्या बोलते हैं? वर्ड्स पैराग्राफ। मतलब ऐसा पैराग्राफ होता है जो कविता, जो वर्ग कविता होती है, पोयम होती है, लेकिन उसका पैराग्राफ बड़ा बड़ा होता है। मतलब जो स्टेंजा न कह के उसे पैराग्राफ, पैराग्राफ किसे कहते हैं? प्रोज। पैराग्राफ तो प्रोज के अंदर होता है, लेकिन पोएट्री के अंदर पैराग्राफ होने का मतलब ये पैराग्राफ बड़ा होता है। तो पोएट्री के अंदर अगर बड़ी स्टेंजा का यूज किया गया, बड़ी लाइनों का यूज किया गया, तो उसी को वर्स पैराग्राफ बोलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। फॉर द ग्रेट, देखिए दिया डिवीजन इन ब्लैंक वर्स पोयम। ब्लैंक वर्स में कुछ डिवीजन है। यूज द सेट ऑफ सस्टेन पैसे, मतलब निरंतर बना हुआ पैसे, मतलब जिसमें जड़ा बड़ा पैसेज हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्स पैराग्राफ। भाई ऐसी पोयम जिसमें पैसे की तरफ पोयम लिखी गई और बड़े बड़े पैसे जो, उसे वर्स पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट वर्स पैराग्राफ ऑफ 26 लाइन विच इनिशिएट्स मिल्टन पैराडाइज। द ग्रेट वर्स पैराग्राफ ऑफ 26 लाइन, 26 लाइन की ग्रेट वर्स पैराग्राफ जो है मिल्टन की पैराडाइज। आप मिल्टन की जो पैराडाइज लास्ट है उसमें 26 लाइन की पैराग्राफ है, पहला वाला। देखिए ना, पहला और दूसरा दोनों मिला करके शायद 26 का है, दिखा गया है। पहला एक 16 का है, दूसरा पहला और दूसरा दोनों मिला के 26 हो जाता है। तो मिल्टन का जो पैराडाइज लास्ट है उसमें पैराग्राफ, उसे वर्स पैराग्राफ बोलेंगे, क्योंकि उसमें कितने 26 लाइन है। इस तरह से देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि विच वर्क इज यू हुज राइटर यूज द वर्स पैराग्राफ, या इन विच वर्क यूज इन पैराग्राफ। तो पैराग्राफ पैराडाइज लास्ट में यूज किया गया है। वर्ड्स पैराग्राफ, ग्रेट वर्ड्स पैराग्राफ ऑफ 26 लाइन इनिशिएट मिल्टन पैराडाइज लास्ट। शुरू में बिगिनिंग विथ, कहाँ से? द ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस, यहाँ से लाइन है, और जिसका अंत कहाँ से होता है? एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड। ये पूरा क्या है? वर्ड्स पैराग्राफ है। ओपनिंग वर्ड्स पैराग्राफ ऑफ 22 लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ टिंटन अवे। अगर बात करें वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन अवे है, उसमें ओपनिंग पैराग्राफ 22 लाइन्स का है। जो टिंटन अवे है वर्ड्सवर्थ की, उसको पढ़ेंगे ना तो पहला जो स्टेंजा 22 लाइन का है, उसे पैराग्राफ बोला गया है। ठीक है, कब लिखा गया? 1798 में। चलिए देखते हैं, लाइन शुरू में यहीं से शुरू है। 5 years है, पास 5 समर वेस्ट इन लेंथ। देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए राइम नहीं मिला है, हियर लेंथ स्प्रिंग ये नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें जो आइएम्बिक पेंटामीटर आइएम्बस जो मिल रहा है, मतलब मीटर इसमें है। अब मीटर के लिए मीटर जानना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 years है, पास 5 वर्ष बीत गए, 5 समर बीत गए विद द लेंथ, 5 लॉन्ग विंटर बीत गए, अगेन आई ईयर। मैं दोबारा उसी को सुनता हूँ, दी रिवर रोलिंग फ्रॉम दियर माउंटेन, जो माउंटेन स्प्रिंग से आवाजें आ रही हैं समुद्र की, विद द सॉफ्ट इंटेल मरमर। लाइन कहाँ की? टिंटन नबी की। तो ये करीब कह रहा है कि इसमें भी 22 लाइन्स की लाइन है जो पैराग्राफ है, क्योंकि लंबी लाइन है। तो कई लाइन है, बड़ा पैसेज है, इसलिए इसे वर्स पैराग्राफ बोलते हैं। अगला देखिए, ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप, ठीक है। देखते हैं हम लोग ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या होता है। ब्लूम्सबरी ग्रुप, ब्लूम्सबरी ग्रुप इज a name applied to the informal association of writer। यह किसके लिए अप्लाई किया गया है? इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ राइटर। देखिए क्या लिखा है,
ब्लूम्सबरी ग्रुप इज द नेम अप्लाइड टू एन इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ राइटर। राइटर का जो इनफॉर्मल एसोसिएशन हो, आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल, applied to an informal association of writer, artists and intellectuals, many of whom lived in Bloomsbury। मतलब बहुत से लोग ब्लूम्सबरी में रहते थे। देखिए, ब्लूम्सबरी ग्रुप इज द नेम अप्लाई टू इम्पोर्टेंट एन इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ राइटर, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल। इसके अंदर जो राइटर होंगे, आर्टिस्ट होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, कैसे होंगे? इनफॉर्मल एसोसिएशन में होंगे, फॉर्मल नहीं होंगे, इनफॉर्मल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मेनी ऑफ होम, क्योंकि बहुत से लोग उसमें ब्लूम्सबरी में रहते थे। रेसिडेंटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल लंदन का एक सेंट्रल लंदन में का स्थान है, डिस्ट्रिक्ट है ब्लूम्सबरी, वहां के रहने वाले हैं, इसलिए उस स्थान, उस ग्रुप का नाम ब्लूम्सबरी ग्रुप था, क्योंकि वो लोग कहाँ रहते थे? ब्लूम्सबरी में रहते थे। A group of friends began to meet around 1905 for conversation about arts and issue in philosophy। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये फ्रेंड का ग्रुप होता है। बिगिन टू मीट अराउंड, जो बिगिन टू मीट 1905 इन कन्वर्सेशन अबाउट, जो 1905 में कन्वर्सेशन के अबाउट में, आर्टिस्ट एंड इशू इन फिलॉसफी में, तो फिलॉसफी में इशू और आर्ट बनकर के उभर आया। करे कि लगभग फ्रेंड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक ब्लूम्सबरी जो ग्रुप है, दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बिगिन टू मीट अराउंड 1905 में मीट हुआ फॉर कन्वर्सेशन अबाउट द आर्ट एंड इशू इन फिलॉसफी। फिलॉसफी में आर्ट और इशू पर कन्वर्सेशन हुआ। ध्यान रखिए, फिलॉसफी में आर्ट्स एंड किसी मुद्दे पर कन्वर्सेशन हुआ। Its members who opposed the narrow post-Victorian restriction in the post art and the morality। ये जो मेंबर थे, इट्स मेंबर, इसके मेंबर किसके? ब्लूम्सबरी ग्रुप के जो मेंबर थे, वो क्या किए? इट्स मेंबर हु अपोज द नैरो पोस्ट विक्टोरियन, वे लोग नैरो पोस्ट विक्टोरियन का विरोध किए हैं। जो नैरो पोस्ट विक्टोरियन जो रेस्ट्रिक्शन, जो विक्टोरियन इसके राइटर थे, उनका इन लोगों ने विरोध किया। इन बोथ आर्ट और मोरलिटी, आर्ट और कला और मोरलिटी में इन लोगों ने, कौन? ब्लूम्सबरी ग्रुप ने पोस्ट विक्टोरियन जो थे उनका विरोध किया। जैसे इंक्लूडेड इन नॉलेज, उसके अंदर कौन कौन नॉलेज आते हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप के? वर्जीनिया वुल्फ, ध्यान रखिएगा, पूछता है विच राइटर इज बिलोंग टू ब्लूम्सबरी ग्रुप। वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, ये दोनों क्या है? नॉवलिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। यह भी ग्रुप जो है वही जो है आपका विक्टोरिया एज की बात था, वही तुरंत ग्रुप। अब पेंटर में कौन कौन थे? डंकन ग्रैंट एंड वेनेसा बेल, ध्यान रखिएगा। वेनेसा बेल जो थी वर्जीनिया वुल्फ की सिस्टर थी, पेंटर थी। इन्फ्लुएंशियल आर्ट क्रिटिक कौन कौन थे? क्लीव बेल और रोजर फ्रायर थी। और इकोनोक्लास्टिक बायोग्राफर ऑफ विक्टोरियन पर्सोनेज, मतलब विक्टोरियन के समय के कुछ इकोनोक्लास्टिक बायोग्राफर, कौन था? लीटन स्ट्रेची, ध्यान रखिएगा। एंड द फेम्ड इकोनॉमिस्ट के फेम किसने प्राप्त किया? जॉन मेनार्ड केयन्स, ये थी, ध्यान रखिएगा। तो पूछ सकता है कि ब्लूम्सबरी ग्रुप जो होता है यह क्या है? एन इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ राइटर, ओके, एन इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ राइटर, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह ग्रुप, यह कहाँ? ब्लूम्सबरी एक स्थान है, प्लेस है, कहाँ पर? लंदन में, डिस्ट्रिक्ट में। पूछ सकता है क्यों रखा। यह ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो मीट हुए थे। ब्लूम्सबरी ग्रुप है, फ्रेंड का ग्रुप था जो 1905 में मिले थे, कन्वर्सेशन किए थे किसी फिलॉसफी के इशू आर्टिस्ट पर, ध्यान रखिएगा। यह जो है, इसमें जो ब्लूम्सबरी ग्रुप में जो पोस्ट विक्टोरियन रिस्ट्रिक्शन है, उस जो है उन पर विरोध किया गया था। कौन लोग विरोध के? ब्लूम्सबरी ग्रुप वाले, मतलब जो पहले से विक्टोरियन की पोस्ट विक्टोरियन की चीजें चली आ रही थी, उन्होंने उन पर विरोध किया ये लोगों ने, ठीक है। अब इसके अंदर नॉलिस्ट कौन थी? ब्लूम्सबरी ग्रुप के अंदर राइटर कौन कौन आते हैं? तो नॉलिस्ट के रूप में वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर नॉलिस्ट थे। पेंटर में डंकन ग्रेंट और वेनेसा बेल। वर्जीनिया ग्रुप में सभी आ जाएंगे, लेकिन कौन क्या करता था ये देखना है। वर्जीनिया वुल्फ की सिस्टर थी वेनेसा बेल।
इन्फ्लुएंशियल आर्किटेक्ट इसमें कौन है? क्लीव बेल और रोजर फ्राई। इकोनोक्लास्ट बायोग्राफर है विक्टोरियन पर्सोनेज लीटन स्टेचटी हैं। फिर इकोनॉमिस्ट कौन है? जॉन मेनार्ड केयन्स, जिन्हें ध्यान रखिएगा। सम मेंबर लिंक विद ओनली द कॉमन इंटरेस्ट, ये मैंने बता दिया ना आपको। एक मिनट आगे, सम मेंबर वर लिंक्ड नॉट ओनली द कॉमन इंटरेस्ट एंड व्यू पॉइंट बट आल्सो बाय कॉम्प्लिकेटेड इरोटिक लॉयजन। न केवल एक कह रहा है कि जो ये ग्रुप था, सब मेंबर जो थे लिंक हुए थे न केवल कॉमन इंटरेस्ट में बल्कि एंड व्यू पॉइंट में, बट आल्सो कॉम्प्लिकेटेड इरोटिक लॉयजन भी इन लोगों के था। इरोटिक लाइन में कामुक भावना भी, थोड़ी मतलब सेक्सुअल टाइप की थी लोग। ये केवल मतलब थोड़ा ग्रुप अलग टाइप का था। इनके अंदर क्या कॉम्प्लिकेटेड इरोटिक लाइसन भी था, मतलब एक दूसरे के कामुक संपर्क में भी थे। बोथ हेट्रोसेक्सुअल एंड होमोसेक्सुअल भी थे इसमें, हेट्रोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल थे। द ब्लूम्सबरी ग्रुप had an important influence on innovative literary artist and intellectual development in the 2 decades after the First World War। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 2 डिकेड में, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था 1915-14 में, उस 1920 तक, उसके 2 डिकेड तक मतलब 1940 तक, 1940 तक, क्योंकि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट 2 डिकेड्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, विच इंडेड इन 1920। जो विंडेड, जो पता है वर्ल्ड वार कब इंडेड हुआ था? 1918 में। उसके 2 डिकेड बाद तक यह था लगभग इसका प्रभाव, मतलब 1940 तक था। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ए मेमोयर बाय द सन ऑफ क्लीव बेल एंड वेनेसा स्टीफन। एक मेमोयर भी इसमें लिखा गया था। मेमोयर क्या था? इसमें किसी का मतलब कोई डायरी में लिखा, मतलब बाय ऑटोबायोग्राफी की तरह यह भी होता है, बट एक उसमें एक कोई एक्सीडेंट होता है, एक कोई इवेंट, छोटा सा इवेंट होता है अपने लाइफ का, उसी को मेमोयर बोला जाता है। सन ऑफ क्लीव बेल और वेनेसा स्टीफन का सन जो था, जिसका नाम क्वेंटिन बेल है, उसका ब्लूम्सबरी रिकॉर्ड वर्क आया, ये मेमोयर है, ध्यान रखिएगा। एक यह भी राइटर हो गया ना। क्वेंटिन बेल है जो वेनेसा स्टीफन और क्लीव बेल का सन है, ध्यान रखिए, दोनों शादी किए हुए। तो उन्हीं से क्विंटन बेल है, जिसका वर्क ब्लूम्सबरी रिकॉर्ड कब? 1997 में भी, जल्दी में, ध्यान रखिएगा। ब्लूम्सबरी द हाउस ऑफ लायंस 1979 में किसने लिखा? लॉयन टीडेल। इसके बाद आपका समाप्त हो गया। तो देखिए एसपीएच कोई मतलब नहीं, आपको जानना क्या है? ब्लूम्सबरी ग्रुप था, तो ग्रुप ब्लूम्सबरी ग्रुप एक क्या? इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ राइटर आर्टिस्ट इंटेलेक्चुअल है, ध्यान रखिएगा। ब्लूम्सबरी एक प्लेस है, कहाँ? लंदन में, रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो मिले थे एक बार 1905 में लगभग, उन्हीं के बीच कन्वर्सेशन हुआ था। तो कन्वर्सेशन होने के बाद ये आए। फिर इसके बाद जो है, यह इसके अंदर कौन कौन राइटर क्या आते हैं? तो राइटर इसमें कितना मेन रूप से 10 माने जाते हैं। इसमें कितना दिया, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 6 7 8 8, और इसके बाद एक तो ये है 9, मिला के 10 थे, एक कोई छूट रहा है। तो 10 थे, कौन कौन थे? फिर से मैं लिखवा दे रहा हूँ एक बार। अगर बात करें ईएम फॉस्टर, ईएम फॉस्टर, ईएम फॉस्टर था, तो यह क्या थे? नॉवलिस्ट पहला। दूसरा जो है आपका, ये जो थी आपकी जे वर्जीनिया वुल्फ, एक नॉवलिस्ट और थी वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ, ये भी थी। अब इसके बाद और कौन था? तो वेनेसा बेल है, वेनेसा बेल, वेनेसा बेल थी, जो ध्यान रखिए पेंटर थी। इसके बाद आपका डंकन ग्रेंट, डंकन ग्रेंट, डंकन ग्रेंट है, ये है। इसके बाद जॉन मेमार्ड केन्स है, डेसमन है, लीटन स्ट्रेचजी है, वर्जी लिनार्ड वुल्फ है। सब इसमें नाम दिया है, इसी को पढ़ लीजिए, सब है ये।
में 10 लोग थे, ध्यान रखिए। ये ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल पेंटर एंड नॉलेजिस्ट का ग्रुप है, इंटेलेक्चुअल पेंटर नॉलेजिस्ट फिलासफर का ग्रुप है, ठीक है। ध्यान, ये सब सब केवल नॉलेजिस्ट ही नहीं, इसमें हर पेंटर भी थे, नॉलेजिस्ट भी थे, फिलासफी भी थे, एसेइस्ट भी थे, ठीक है। ध्यान रखिए। ये आपका समाप्त हो गया। कल आपको आपको पता है वर्जीनिया वुल्फ को फेमस माना जाता है ना। वर्जीनिया वुल्फ एक एसेइस्ट भी थी, नॉवेलिस्ट भी थी, पब्लिशर भी थी, क्रिटिक भी थी। 20वीं सेंचुरी की मॉडर्न राइटर हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थियरी को इन्होंने भी फॉलो किया है, ध्यान रखिए। यह मेन हेड थी, यह जो है ब्लूम्सबरी ग्रुप था, उसका हेड कौन था? यही थी वर्जीनिया वुल्फ, हेड की मानी जाती है। इनकी बहन भी थी वर्जीनिया वुल्फ की सिस्टर वेनेसा वुल्फ, ठीक। ईएम फास्टर तो फेमस है ही, ईएम फास्टर जो नॉलेज, इन्होंने ईएम फॉस्टर ने एक टर्म भी दिया है। ईएम फॉस्टर का टर्म है ना, बता सकते हैं आप लोग? ईएम फॉस्टर कहाँ गए, एक मिनट। ईएम फॉस्टर ने एक वर्क लिखा, पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया, जिसमें उन्होंने फ्लैट करेक्टर, नहीं, ये पैसेज टू इंडिया इन्हीं का है ना, ईएम फॉस्टर का वर्क है, ध्यान रखिए। करेक्टर दिया है इन्होंने। क्या क्या फिर से बोलिए। सर राउंड करेक्टर और फ्लैट करेक्टर के बारे में दिया है। हाँ, राउंड करेक्टर और फ्लैट करेक्टर वगैरह के बारे में बताया है। किसमें बताया? यही वर्क जो है आपका, ठीक है, जो वर्क है आपका पैसेज टू इंडिया, उसी के अंदर। ठीक है, हो गया आपका। कल पढ़ा जाएगा बमबास्ट क्या होता है। आइए 2 मिनट बाद रेन मार्टिन पढ़ाएंगे, 2-3 मिनट बाद रेन मार्टिन।